हेलो दोस्तों, मध्यकालीन भारतीय इतिहास पर मैं अपनी अगली प्रस्तुति के साथ आपके समक्ष उपस्थित हूँ। प्रस्तुत वीडियो में हम लोग सूर प्रशासनिक व्यवस्था के मुख्य अभिलक्षणों पर चर्चा करेंगे। दोस्तों, जैसा कि आप सबों को पता है कि पानीपत का जो प्रथम युद्ध हुआ था 21 अप्रैल 1526 को, यह युद्ध जो है वह इब्राहिम लोदी और जहीरुद्दीन मोहम्मद बाबर के बीच हुआ था। इस युद्ध में बाबर ने इब्राहिम लोदी को मार करके दिल्ली सल्तनत के अफगान शासन का अंत किया था तथा भारत में मुगलों का शासन स्थापित हुआ। लेकिन इस समय भी अफगान जो थे वो 3 महत्वपूर्ण क्षेत्रों में प्रमुख राजनीतिक शक्ति बने हुए थे। पहला, दक्षिणी बिहार में बहार खान उर्फ मोहम्मद शाह नुहानी, इसका राज्य था। बंगाल में नुसरत शाह का शासन था और गुजरात में बाज बहादुर का शासन था। ये तीनों महत्वपूर्ण अफगान राज्य थे। इसके अतिरिक्त इब्राहिम लोदी का जो चाचा था आलम खान लोदी और इसका भाई था महमूद लोदी, ये दोनों जिंदा थे और ये भी दिल्ली की गद्दी के दावेदार थे। इन प्रतिकूल परिस्थितियों में शेर शाह, जो जौनपुर के एक छोटे जागीरदार हसन खां का पुत्र था, उसने न केवल दिल्ली पर अधिकार कर पुनः अफगान राज्य की स्थापना की, बल्कि मुगल शासक हुमायूं को भारत से बाहर भी खदेड़ दिया था। इस तथ्य से आप भलीभांति परिचित हैं। ऐसा कहा जाता है कि शेर शाह ने एक कुशल प्रशासनिक व्यवस्था की स्थापना की थी, जिसमें अनेक मौलिक सिद्धांतों का प्रतिपादन भी किया गया था। इससे प्रभावित होकर के अकबर ने इसके कई सिद्धांतों को अपनाया। विशेष करके जो शेर शाह ने भूराजस्व व्यवस्था जो की थी, उसे अकबर ने थोड़े बहुत परिवर्तनों के साथ अपनाया था। शेर शाह को अकबर का पथ प्रदर्शक भी बताया गया है। तो दोस्तों, सिविल सर्विसेज की जो परीक्षाएं होती है उसमें 2 प्रकार के प्रश्न पूछे जाते हैं। पहला प्रश्न जो होता है वह शेर शाह की प्रशासनिक व्यवस्था से संबंधित होता है। विशेष रूप से शेर शाह की भूराजस्व व्यवस्था पर प्रश्न पूछे जाते हैं। और दूसरा, शेर शाह का मूल्यांकन। तो प्रस्तुत वीडियो में हम लोग शेर शाह की प्रशासनिक व्यवस्था के मुख्य अभिलक्षणों पर ही चर्चा करेंगे। शेर शाह का मूल्यांकन, इससे संबंधित एक अध्ययन सामग्री मैं अलग से आपके समक्ष प्रस्तुत करूंगा। तो आइए इसे देखते हैं। इस विषय को समझने से पहले आइए कुछ तथ्यों को हम लोग देख लें, जो प्रारंभिक परीक्षाओं के दृष्टिकोण से भी महत्वपूर्ण है। जैसे जो शेर शाह का जन्म हुआ था 1472 ईस्वी में बजवाड़ा, होशियारपुर, पंजाब में हुआ था। इसके बचपन का नाम फरीद खां था। पिता जो थे हसन खां थे, जो जौनपुर के जागीरदार थे। बाद में इन्होंने सासाराम एवं खवासपुर परगने पर भी अधिकार कर लिया था तथा फरीद को इसका शासन सौंप दिया। पिता हसन की मृत्यु के बाद भाइयों से विवाद की स्थिति में फरीद ने बिहार के शासक मोहम्मद शाह नुहानी के यहाँ सैनिक की नौकरी कर ली। ऐसा कहा जाता है कि तलवार के एक बार से ही शेर की हत्या करने पर मोहम्मद शाह नुहानी ने इसे शेर खां की उपाधि प्रदान की थी। हुमायूं के साथ शेर खां ने 2 लड़ाइयां लड़ी। पहला 26 जून 1539 में चौसा का युद्ध हुआ। इस युद्ध में हुमायूं परास्त हुआ और एक भिश्ती की मदद से गंगा पार करके अपनी जान बचाया। दूसरी लड़ाई जो हुमायूं के साथ हुई शेर शाह की 17 मई 1540 को, इसे बिलग्राम या कन्नौज का युद्ध भी कहा जाता है। इस युद्ध में सफल होने के बाद शेर खां ने आगरा एवं दिल्ली पर अधिकार कर शेर शाह के नाम से अपना राज्याभिषेक करवाया तथा पुनः अफगान शासन की स्थापना की दिल्ली में। अब राज्याभिषेक के समय उसके साम्राज्य की जो सीमाएं थी उस पर एक नजर डालते हैं। तो उत्तर में हिमालय से लेकर दक्षिण में झारखंड एवं बंगाल की खाड़ी तक
और पश्चिम में दिल्ली, आगरा, कन्नौज से लेकर पूरब में असम की पहाड़ियों एवं चटगांव तक इसका शासन फैला हुआ था जब शेर शाह का राज्याभिषेक हुआ। शासक बनने के बाद शेर शाह ने कुछ सैन्य अभियान भी किए थे। कुछ प्रमुख सैन्य अभियानों पर एक नज़र डालते हैं। तो 1541 में बंगाल के खिज्र खां के विद्रोह करने पर उसने बंगाल का अभियान किया तथा उसमें खिज्र खां को उसने परास्त किया। उसके बाद उसने पूरे बंगाल को 19 सरकारों में विभक्त कर सरकार का शासक सिकदार को बनाया तथा सभी सिकदारों को अमीने बंगाल के अधीन कर दिया। अमीने बंगाल का जो पद था उस पर पहली नियुक्ति काजी फजीलात की हुई थी। 1542 में मालवा के शासक कादिर शाह के विरुद्ध इसने अभियान किए। 1543 में रायसीन के पूरनमल के विरुद्ध इसने अभियान किए। इसमें पूरनमल के साथ शेर शाह ने विश्वासघात किया था। 1543 में सिंध एवं मुल्तान के बख्शुलंगाह एवं फतेह खान के विरुद्ध इसने अभियान किया। 1544 में मारवाड़, अजमेर, जोधपुर, नागौर, मेड़ता एवं आबू के किले पर विजय किया। ये विजय उसने राजस्थान में की। 1545 में कालिंजर अभियान, यह शेर शाह के जीवन का अंतिम सैन्य अभियान था जिसमें शेर शाह की मृत्यु हो गई, जिसमें तोप का एक गोला वापस लौट करके फट गया, जिसमें शेर शाह जल करके मर गया। आइए आगे बढ़ते हैं। अब हम लोग शेर शाह के काल में जो प्रशासनिक व्यवस्था लागू की गई थी उसके मुख्य अभिलक्षणों पर चर्चा करेंगे। तो दोस्तों, अकबर के काल में अब्बास खान सरवानी ने एक ग्रंथ की रचना की, तारीखे शेर शाही। तो इस तारीखे शेर शाही को शेर शाह के काल की गतिविधियों को जानने का एक प्रमाणिक स्रोत माना जाता है। लेकिन सरवानी का अफगानों के प्रति पक्षपातपूर्ण दृष्टिकोण था, अतः इसने अपनी रचना में अफगानों की उपलब्धियों को बढ़ा चढ़ा करके प्रस्तुत किया है। इसलिए सरवानी ने जो तथ्य उपलब्ध कराए हैं उसका सावधानी पूर्वक अवलोकन या मूल्यांकन करना जरूरी है। तो सरवानी के विवरणों से यह स्पष्ट होता है कि शेर शाह की प्रशासनिक व्यवस्था व्यक्तिगत निरंकुश तंत्र और केंद्रीकृत व्यवस्था के सिद्धांतों पर आधारित थी। यह शेर शाह की प्रशासनिक व्यवस्था का पहला प्रमुख अभिलक्षण है। यह व्यवस्था जो थी यह अफगानों के कबीलाई राजतंत्र के विचारों से भिन्न थी। जैसा कि आपको पता है कि अफगानों का जो राजतंत्र का कॉन्सेप्ट था उसमें सभी सरदार समान स्तर के माने जाते थे और उनमें जो ज्येष्ठ होता था वही उसका मुखिया होता था या शासक होता था। तो शेर शाह की जो प्रशासनिक व्यवस्था थी वह अफगानों के कबीलाई राजतंत्र के विचारों से भिन्न थी। यह केंद्रीकृत और निरंकुश व्यवस्था थी। लेकिन इससे पूर्व भी सिकंदर लोदी और इब्राहिम लोदी ने इस विचारधारा को अपनाया था, इस कॉन्सेप्ट को लागू किया था। और यह विचारधारा भी जो थी वह तुर्की सिद्धांतों से ग्रहण किया गया था। अतः इसमें शेर शाह की कोई मौलिकता नहीं थी, जैसा कि सरवानी हमें बताता है तारीखे शेर शाही में। आगे बढ़ते हैं। एक अन्य महत्वपूर्ण तथ्य यह है कि शेर शाह अफगानों के प्रति पक्षपाती था और उसने महत्वपूर्ण सेवाएं अफगानों के हाथों में ही केंद्रित कर दिया था। यद्यपि अपरिहार्यता की स्थिति में गैर अफगानों एवं हिंदुओं को भी प्रशासन में स्थान दिया गया था, अर्थात जब जरूरी हो गया तो उसने गैर अफगानों को और हिंदुओं को उनको भी प्रशासन में स्थान दिया था। अब हम लोग शेर शाह की केंद्रीय प्रशासनिक व्यवस्था को देखें तो सरवानी के अनुसार शेर शाह ने केंद्रीय प्रशासन जैसे किसी संगठन की स्थापना और मंत्रियों एवं विभागाध्यक्षों की नियुक्ति की ही नहीं थी। वह संपूर्ण प्रशासन स्वयं ही चलाता था।
लेकिन यह कथन जो है सरवानी का वह अव्यवहारिक है। शेर शाह का प्रशासन भी पूर्व अफगानी प्रशासनिक व्यवस्था पर ही आधारित रहा होगा, यह एक महत्वपूर्ण तथ्य है। शेर शाह के प्रशासनिक ढांचे में 4 महत्वपूर्ण केंद्रीय विभाग अवश्य रहे होंगे, जैसा कि पहले भी था। पहला दीवाने विजारत अर्थात वित्त विभाग, दीवाने इंसा अर्थात केंद्रीय सचिवालय, तीसरा दीवाने रसातल अर्थात विदेश विभाग या फिर धार्मिक विभाग, और चौथा दीवाने आरिज अर्थात सैन्य विभाग। उपरोक्त चारों के अतिरिक्त शेर शाह ने एक सुदृढ़ गुप्तचर प्रणाली की स्थापना अवश्य की थी, जिससे राज्य के प्रत्येक क्षेत्र की गतिविधियों की जानकारी उससे होती रहे। लेकिन ऐसा संभव है कि शेर शाह ने किसी महत्वपूर्ण प्रशासनिक पद की स्थापना नहीं की हो, जिससे अफगानों की महत्वाकांक्षा और परस्पर वैमनस्य बढ़ने लगे। आगे बढ़ें। अब शेर शाह की जो प्रांतीय व्यवस्था थी उसे देखते हैं। तो जैसा कि हम लोगों ने देखा कि शेर शाह का राज्य पूर्व में सोनार गांव से लेकर के उत्तर पश्चिम में गख्खर क्षेत्र तक तथा उत्तर में झेलम तट पर स्थित बालनाथ जोगी से दक्षिण में खुसाब तक कर्नाटक में वहां तक फैला हुआ था। सरवानी के अनुसार सूर प्रांतीय प्रशासनिक व्यवस्था में सरकार से बड़ी कोई प्रशासनिक इकाई नहीं थी, अर्थात कि शेर शाह ने अपने संपूर्ण साम्राज्य को सरकारों में विभक्त कर दिया था। इससे बड़ी कोई प्रशासनिक व्यवस्था थी ही नहीं। लेकिन इस बात के संकेत मिलते हैं कि बंगाल को छोड़कर संपूर्ण साम्राज्य जो था वह प्रांतों में बटा हुआ था। हालांकि इनका गठन या प्रशासनिक व्यवस्था किसी सुपरिभाषित सिद्धांतों या किसी एक ही प्रकार की अभिरचना पर आधारित नहीं था। जो विवरणों से पता चलता है, प्रांतों को इक्ता कहा जाता था। इसके शीर्षस्थ अधिकारी हकीम, अमीन तथा फौजदार होते थे, जिन पर शेर शाह कड़ा नियंत्रण रखता था। ये सेना भी रखते थे तथा जागीरें भी प्रदान करते थे। आइए आगे बढ़ें। सिर्फ बंगाल में सर्वोच्च प्रशासनिक इकाई जो थी वह सरकार थी, जैसा कि हम लोगों ने पहले देखा, और पूरे बंगाल को 19 सरकारों में बांटा गया था तथा उन्हें अफगान सरदारों के नियंत्रण में दे दिया गया था। इसका कारण यह रहा होगा कि संभवतः बंगाल के केंद्र से दूर होने एवं प्रचुर संसाधन संपन्न होने के कारण गवर्नरों द्वारा सुल्तान के विरुद्ध विद्रोह करने की संभावना थी और कई अफगान सरदारों को संतुष्ट करने की व्यवस्था भी शेर शाह की रही होगी। जैसा कि पीछे का इतिहास भी हम लोग देखते हैं तो बंगाल संसाधनों से परिपूर्ण था और आगरा या दिल्ली से दूर स्थित था। नतीजतन बंगाल में अक्सर विद्रोह हुआ करते थे। तो इसी विद्रोह को रोकने के लिए कि संभवतः शेर शाह ने पूरे बंगाल के प्रशासन को 19 सरकारों में बांट करके उन्हें अफगान सरदारों के नियंत्रण में दे दिया था, जिससे जो बंगाल के विद्रोह की प्रवृत्ति थी वह कम हो जाए। अपने आंतरिक प्रशासन में ये सरकारें स्वतंत्र थी। इसका परिणाम यह हुआ कि सरकारें छोटी होने के कारण विद्रोही नहीं रहीं और सरदार भी संतुष्ट हो गए। आगे बढ़ते हैं। वैसे भी बंगाल को सरकारों में उपविभाजन के पश्चात प्रांत के सारे विभाग और उससे संबंधित मामले काजी फजीलत, जिसे अमीने बंगाल कहा गया है, उसके प्रभार में दे दिया गया था, जिसका उल्लेख सरवानी करता है। अब हम लोग सरकार का प्रशासन देखें तो इक्ता सरकारों में विभक्त थे। सरकार के स्तर पर 2 प्रमुख अधिकारी थे। पहला सिकदारे सिकदारान, यह सैन्य अधिकारी था तथा इसे फौजदारी मामले निपटाने पड़ते थे। सिकदारे सिकदारान को, जो सरकार स्तर का एक प्रमुख अधिकारी था।
यह कानून व्यवस्था एवं नागरिक प्रशासन का प्रमुख अधिकारी था। दूसरा था मुंसिफ ए मुंसिफान। यह मालगुजारी वसूली एवं इससे संबंधित आंकड़ा रखने, दीवानी मुकदमों को निपटाने आदि का कार्य करता था। मुंसिफ ए मुंसिफान। आगे बढ़े। अब परगना का प्रशासन। तो सरकार परगनों में विभक्त थे। परगना के स्तर पर भी दो प्रमुख अधिकारी थे। पहला सिकदार। सिकदार का वही कार्य था जो सरकार के स्तर पर सिकदारे सिकदारान करता था। और दूसरा मुंसिफ। इसी प्रकार मुंसिफ का दायित्व भी सरकार के मुंसिफ मुंसिफान के समान था। इसके अतिरिक्त परगना स्तर पर कारकुन, कानूनगो एवं फोतेदार संज्ञक अन्य अधिकारी भी थे। कारकुन सिकदार के सहायतार्थ एक राजस्व लिपिक था कारकुन। फोतेदार जो था वह राजस्व संग्राहक था। कानूनगो के संबंध में मान्यता है कि यह पुश्तैनी अर्धशासकीय कर्मचारी था जो कृषि एवं कृषकों की वर्तमान एवं भूतकाल की स्थितियों का लेखा जोखा रखता था। आगे बढ़े। अमीन संज्ञक एक अन्य अधिकारी का उल्लेख भी मिलता है जो संभवतः भूमि की पैमाइश एवं जोत संबंधी आंकड़ों को निपटाता था। तो इस प्रकार परगना स्तर के ये प्रमुख अधिकारी थे। अब हम लोग ग्राम प्रशासन पर एक नजर डालें तो यह प्रशासन की सबसे छोटी इकाई थी ग्राम। इसमें पटवारी एवं मुकद्दम होते थे। पटवारी किसानों एवं उनकी जोतों का अभिलेख रखते थे तथा मुकद्दम अपने अधिकार क्षेत्र से राजस्व वसूल करके शासन को सौंप देता था। पटवारी एवं मुकद्दम पुश्तैनी अशासकीय कर्मचारी थे। गांव की अपनी पंचायत होती थी जो विवादों का निपटारा एवं सार्वजनिक हित के कार्य करती थी। तो ग्राम प्रशासन के संबंध में ये कुछ महत्वपूर्ण तथ्य हैं शेरशाह के। आगे बढ़ते हैं। अब न्याय प्रशासन पर एक चर्चा कर लें तो सरवानी के अनुसार शेरशाह पक्षपात रहित न्याय के लिए दृढ़ संकल्प था। भाईवाद भतीजावाद की कोई गुंजाइश नहीं थी। इसके बावजूद वह अफगानों के प्रति पक्षपातपूर्ण दृष्टिकोण रखता था, जैसा कि हम लोग पहले देख चुके हैं। दंड प्रणाली कठोर थी जिससे अपराध नहीं होते थे। इस संदर्भ में सरवानी बहुत सी ऐसी बातें, अतिशयोक्तिपूर्ण बातें वह बताता है कि जैसे अगर एक बुढ़िया भी सोने से भरी टोकरी लेकर के सड़क पर निकलती थी तो भी वह सुरक्षित रहती थी, परंतु शेरशाह के न्याय प्रशासन को अच्छा माना जा सकता है। सैन्य प्रशासन पर भी एक नजर डाल लें तो शेरशाह ने अलाउद्दीन के समान केंद्र में एक शक्तिशाली सेना का गठन किया जिसमें घुड़सवार, हाथी, पैदल और तोपखाना शामिल थे। घुड़सवारों में अधिकतम अफगान ही थे, परंतु अन्य सेनाओं में गैर अफगानियों की पर्याप्त संख्या थी। शेरशाह ने दाग और हुलिया प्रथा को दृढ़तापूर्वक लागू किया तथा उन्हें नगद वेतन दिए। सैनिकों की भर्ती की प्रक्रिया एवं साजो सामान की देखभाल वह स्वयं करता था। केंद्रीय सेना के अतिरिक्त सूबेदारों एवं अधीनस्थ राजाओं की भी सेना होती थी जो समय समय पर शेरशाह के लिए उपलब्ध कराई जाती थी। विभिन्न भागों, विशेष करके विद्रोही प्रांतों में सैनिक छावनियां भी स्थापित की गई थी। इस प्रकार शेरशाह के सैन्य सुधार अलाउद्दीन से प्रभावित थे। इसमें कोई मौलिकता नहीं थी। आगे बढ़ें। अब हम लोग शेरशाह के राजस्व प्रशासन पर एक नजर डालते हैं। दोस्तों, परीक्षाओं में शेरशाह के राजस्व प्रशासन पर अक्सर प्रश्न पूछे जाते हैं, तो आइए इसका सावधानी पूर्वक एक अवलोकन करते हैं। तो शेरशाह के प्रशासनिक व्यवस्था के अंतर्गत राजकीय आय के कई महत्वपूर्ण स्रोत थे, जिसमें भूराजस्व, व्यापारिक एवं वाणिज्यिक कर, जजिया और जकात ये शामिल थे। लेकिन इनमें भी भूराजस्व एवं व्यापारिक राजस्व ही काफी महत्वपूर्ण थे। आइए सबसे पहले भूराजस्व व्यवस्था को देखें।
तो यह राजस्व का सर्वाधिक महत्वपूर्ण स्रोत था। इसलिए शेर शाह ने भू राजस्व के स्थिरीकरण तथा कृषि उत्पादन में वृद्धि के द्वारा राजस्व में वृद्धि के हेतु काफी प्रयास किए थे शेर शाह ने। सरवानी के अनुसार शेर शाह ने भू राजस्व निर्धारण के लिए मापन प्रथा को आधार बनाया तथा संपूर्ण साम्राज्य में इसे लागू किया। इसके लिए 32 अंकों वाला सिकंदरी गज का प्रयोग किया गया, परंतु कई तथ्यों से यह स्पष्ट होता है कि मापन प्रथा जो थी कई क्षेत्रों में लागू नहीं थी। जैसे आइए इसे देखें कहां कहां लागू नहीं थी। मुल्तान में राजस्व निर्धारण एवं संग्रहण हेतु बटाई प्रथा पहले से ही चली आ रही थी और इसे चलने दिया गया। इसी तरह मालवा, गुजरात और पश्चिमी पंजाब ये 3 क्षेत्र पूरी तरह शांत नहीं थे, अतः इन प्रदेशों में भी मापन प्रथा लागू नहीं की गई होगी। इनमें गल्ला बख्शी, नस्क या कनकूत प्रणालियां पूर्ववत चलती रही होंगी। अतः कुछ प्रदेशों में ही माप के आधार पर भू राजस्व का निर्धारण किया गया होगा। जिन प्रदेशों में मापन प्रथा लागू की गई थी उनमें भू सर्वेक्षण तथा मापन के आधार पर राई अर्थात कर निर्धारण के लिए फसल दरों की सूची लागू किया जाना यह सूर प्रशासन की एक महत्वपूर्ण उपलब्धि थी। अर्थात कर निर्धारण के लिए जो फसल दरों की सूची बनाई गई थी उसे राई कहा गया है। इसके अंतर्गत पैदावार की किस्म के आधार पर दोनों मौसमों के सभी प्रकार की मुख्य फसलों की एक बिघा अच्छी, मझोली और खराब भूमि की पैदावार आंकड़ों को इकट्ठा कर उनका औसत निकाला जाता था और इसका 1/3 भाग कर निर्धारित किया जाता था। हालांकि कुछ विद्वानों ने इसे 1/4 भी बताया है। ऐसा माना जा सकता है कि कर की दरें भिन्न भिन्न रही होगी भिन्न भिन्न क्षेत्रों में। जो कर भुगतान पद्धति थी इसके अंतर्गत कृषक नगद या अनाज किसी भी रूप में कर चुका सकते थे। स्थानीय बाजार में गल्ले की उस समय की कीमत के आधार पर नगद लगान तय किया जाता था। लगान के अतिरिक्त कृषकों को भूमि पैमाइश के लिए जरीबाना एवं इससे संबंधित अधिकारियों के वेतन आदि के खर्च के लिए महासिलाना संज्ञक कर देने होते थे। तो ये 2 महत्वपूर्ण कर थे, जरीबाना और महासिलाना। जरीबाना जो था वह भूमि की पैमाइश के लिए दिया जाता था और जो भूमि पैमाइश से जुड़े अधिकारी थे उनके वेतन आदि के खर्च के लिए महासिलाना संज्ञक कर दिया जाता था। जरीबाना 2.5% और महासिलाना 5% की दर से वसूला जाता था। प्रत्येक भूस्वामी को अपने आय का 2.5% आपात कर के रूप में भी सार्वजनिक कोष में देना होता था, जिसका उपयोग दुर्घटना एवं अकाल के समय किया जाता था। तो ये कर प्रणाली थी शेर शाह की। अब शेर शाह ने कृषकों के हित के भी कार्य किए थे। आइए इसे देखें। शेर शाह ने प्रत्येक कृषकों को पट्टे बांटे जाते थे शेर शाह की इस भू राजस्व प्रणाली में, जिसमें अलग अलग फसलों के लिए लगान दरों का उल्लेख होता था। किसान कबूलियत लिखता था जिसमें मालगुजारी के मांग के अनुसार राशि अदा करने का वादा किया गया होता था। इसके अतिरिक्त शेर शाह ने भूमि सुधार को प्रोत्साहन दिया। सूखा एवं अकाल की स्थिति में लगान में छूट एवं माफी प्रदान की गई। कृषि उत्पादन बढ़ाने हेतु सिंचाई के लिए नहरी सिंचाई की व्यवस्था भी की गई। कृषकों की फसलों को सैनिक एवं अन्य किसी के द्वारा हानि पहुंचाए जाने के विरुद्ध सख्त नियम बनाए गए। राजस्व अधिकारियों द्वारा कृषकों पर किए जाने वाले अत्याचार को रोकने का प्रयास किया गया। अब हम लोग भू राजस्व प्रशासन से जुड़े अधिकारियों पर एक नजर डालते हैं।
तो भूराजस्व प्रशासन से जुड़े अधिकारियों का भी उल्लेख मिलता है सर्वानी के विवरणों में। इसमें सरकार स्तर पर मुंसिफे मुंसिफान, जिसे हम लोगों ने देखा पहले, परगना स्तर पर मुंसिफ, फोतेदार, कारकुन, कानूनगो एवं अमीन आदि शामिल होते थे, और ग्रामीण स्तर पर मुकद्दम एवं पटवारी प्रमुख अधिकारी थे। इसकी चर्चा हम लोगों ने पहले कर लिया है। आगे बढ़ें। अब शेर शाह के भूराजस्व व्यवस्था की कुछ कमियां भी थी। तो शेर शाह की भूराजस्व व्यवस्था दोष रहित नहीं थी। जैसे राई के निर्धारण में खराब भूमि के मालिकों पर अच्छी भूमि के मालिकों की तुलना में लगान का दबाव अधिक था। पैदावार का 1/3 भाग भूराजस्व लगान, जरिमाना, महासिलाना और आपदा कर, ये कुल मिलाकर के निश्चित रूप से लगान अधिक हो जाता था और इसका कृषकों पर दबाव था। भिन्न भिन्न स्थानों पर गल्ला की कीमतों में भिन्नता तथा भूराजस्व दर में भिन्नता से कृषक एवं सरकार दोनों को असुविधा होती थी। यद्यपि शेर शाह ने कृषकों से भूराजस्व के लिए प्रत्यक्ष संपर्क स्थापित किया था, परंतु वह जागीरदारी प्रथा को पूर्णतः समाप्त नहीं कर सका था। पुनः अधिकांश क्षेत्रों में पूर्वकालीन पद्धतियां ही प्रचलित रहीं, अतः उन क्षेत्रों में कृषकों की दशा में कोई सुधार नहीं हुआ। आगे बढ़ें। राजस्व अधिकारियों के भ्रष्टाचार को रोकने में शेर शाह पूरी तरह सफल नहीं रहा। यद्यपि इनके स्थानांतरण द्वारा इन पर अंकुश लगाने का प्रयास अवश्य किया गया था, फिर भी शेर शाह की भूराजस्व नीति काफी प्रभावशाली थी और यही कारण था कि अकबर ने थोड़े बहुत परिवर्तनों के साथ इसे अपना लिया था। इस बात की चर्चा मैंने मुगल साम्राज्य की जो भूराजस्व प्रणाली है उससे संबंधित वीडियो में किया है। अब व्यापारिक राजस्व पर चर्चा करें तो इस संदर्भ में शेर शाह ने व्यापार के विकास के लिए काफी महत्वपूर्ण प्रयास किए थे। जैसे व्यापारिक वस्तुओं पर साम्राज्य में इनके प्रवेश के स्थान पर लगने वाले राजस्व शुल्क के अतिरिक्त सभी प्रकार के शुल्क समाप्त कर दिए गए थे। यह एक महत्वपूर्ण तथ्य है। आगे बढ़ें। सिक्कों की ढलाई एवं इनमें सुधार तथा व्यापारियों के माल की सुरक्षा का दायित्व स्थानीय अधिकारियों पर डाला गया था तथा उनकी असमर्थता की स्थिति में उन्हें दंडित भी किया जाता था। शेर शाह ने शुद्ध चांदी का रुपया और तांबे के दाम संज्ञक सिक्के चलाए थे। रुपया एवं दाम का जो अनुपात था 1:64 था। शेर शाह ने 4 प्रमुख मार्गों का निर्माण भी करवाया। पहला ग्रैंड ट्रंक रोड जो सुनार गांव से पेशावर तक जाता था, दूसरा दिल्ली मुल्तान मार्ग, तीसरा मुल्तान लाहौर मार्ग तथा चौथा मांडू आगरा मार्ग। सड़कों के किनारे व्यापारियों राहगीरों के आराम आदि के लिए सराय और अन्य जन कल्याणकारी कार्य भी किए गए थे। तो इन सब चीजों से व्यापारिक गतिविधियों को काफी प्रोत्साहन प्राप्त हुआ शेर शाह के साम्राज्य में। अन्य राजस्व जो थे वो पूर्ववत लिए जाते रहे। तो दोस्तों इस वीडियो में बस इतना ही। इस अध्ययन सामग्री का उपयोग करते हुए परीक्षाओं में पूछे जाने वाले प्रश्नों का उत्तर आप आसानी से दे पाएंगे, ऐसा मुझे उम्मीद है। दोस्तों यदि मेरी यह प्रस्तुति आपको उपयोगी लगी है तो कृपया मेरे इस वीडियो को लाइक करें और यदि अभी तक आपने मेरे इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो इसे सब्सक्राइब अवश्य करें। धन्यवाद।